डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, वेलकम बैक। प्रशांत सर हियर। आज हम लोग चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन के लिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम एक 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिल भी जाता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यू, यानी डिटर्मिनेंट को बिना एक्सपेंड किए ही आप उसकी वैल्यूज़ निकालना चाहें तो उसके लिए आपको यहाँ पे 7 प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। 7 प्रॉपर्टीज़ आर गिवन फॉर एवेल्युएटिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंशन। तो उन प्रॉपर्टीज़ को समझना, उन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना, ये सब चीज़ें हमें समझनी होंगी और 7 प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखते हुए हम किसी डिटर्मिनेंट का विदाउट एक्सपेंशन उसे इवेल्युएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने टॉपिक लिख दिया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसमें पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। यानी अगर एक डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही रहेगी, अनचेंज्ड होगी। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए हमें यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दिया गया है 2 -3 5 6 0 4 and 1 5 -7। हमने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है और हमने इसे एक्सपेंड किया अलोंग R1 और हमने पाया कि इसका एक्सपेंशन करने पे हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिली -28। कितनी मिली? -28। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूँ। यानी मैं यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ कि RI इंटरचेंज्ड विथ CJ, RI इंटरचेंज्ड विथ CJ। तो यहाँ पे जब आप इसे इंटरचेंज करेंगे तो सॉरी, ये CJ नहीं, CI है। RI इंटरचेंज्ड विथ CI, यानी R1 को C1 से, R2 को C2 से, R3 को C3 से इंटरचेंज कर दें। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट को कुछ ऐसे लिख दूं, जो कॉलम थे उन्हें मैंने रो बना दिया है 2 6 1 -3 0 5 5 4 7 और मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो मुझे इसका डिटर्मिनेंट कितना मिलेगा? मुझे इसका डिटर्मिनेंट दोबारा से -28 ही मिलेगा। तो आप इसे एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर एक, अब मैं यहाँ पे कंक्लूजन दे रहा हूँ, अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट A निकालें आप और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो डिटर्मिनेंट A' निकालें। ये दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होगा। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज विल बी सेम। तो आप इस बात को दिमाग में बिठा लें कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और उसमें आप रो और कॉलम इंटरचेंज कर रहे हैं तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही रहेगी। तो इस डिटर्मिनेंट की और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, यानी ऑपरेशन है RI इंटरचेंज्ड विथ CI। प्रॉपर्टी 2 क्या कह रही है हमसे? प्रॉपर्टी 2 कह रही है इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड। अब पूरी डिटर्मिनेंट को इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोई 2 रो आपस में इंटरचेंज की जाए या कोई 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज किए जाए तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। तो जैसे कि मैंने सपोज करिए यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट ले रखी है, यही डिटर्मिनेंट ले लेते हैं दोबारा से 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट पहले ही निकाल रखा है। इसका डिटर्मिनेंट कितना आया था? -28। अब मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ और उस ऑपरेशन में मैं क्या कर रहा हूँ कि R2 इंटरचेंज कर रहा हूँ R3 से या R1 इंटरचेंज कर रहा हूँ R2 से। कुछ भी कर लीजिए, कोई 2 रो को इंटरचेंज कर लीजिए या कोई 2 कॉलम को इंटरचेंज कर लीजिए। तो हमारी डिटर्मिनेंट क्या लिख के आएगी? अब देखिए डिटर्मिनेंट हमारी आ रही है। अब हमने क्या ऑपरेशन लगाया? R1 इंटरचेंज्ड विथ R2, यानी R1 की जगह R2 आ गया, R2 की जगह R1 आ गया, यानी 6 0 4 2 -3 5 1 5 -7। और अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो इसका डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, यानी -28 है तो अब क्या हो जाएगा? प्लस का 28।
तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी कि इफ एनी टू रोज, आप कोई दो रो चेंज कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, या कोई दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो डिटर्मिनेंट पे केवल एक इफेक्ट पड़ेगा और वो है कि इसका साइन चेंज हो जाएगा, बाकी मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 3, हमने प्रॉपर्टी पहले ही लिख रखी है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे प्रॉपर्टी को लिखने में। और प्रॉपर्टी 3 हमसे क्या कह रही है कि इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, एनी टू रोज और कॉलम्स, अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब ईच एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डिटर्मिनेंट लिख रखी है, सपोज करिए एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आपकी R1 और R3 फर्स्ट रो और थर्ड रो एग्जैक्ट आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो इसका मतलब है इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट कितना होगा, 0 होगा। आप ऐसी कोई भी डिटर्मिनेंट उठा लीजिए जिसमें कोई दो रो या कोई दो कॉलम एग्जैक्ट सेम है, तो ऐसी डिटर्मिनेंट का रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। ऐसी डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 निकलेगा, मैग्नीट्यूड 0 निकलेगा। तो अब आते हैं प्रॉपर्टी 4 पे। प्रॉपर्टी 4 क्या कह रही है हमसे कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। मतलब ये है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में आप किसी एक स्केलर क्वांटिटी, किसी एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस वैल्यू में उसके डिटर्मिनेंट में भी k टाइम्स का इफेक्ट आ जाएगा, यानी उसका डिटर्मिनेंट भी k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं प्रॉपर्टी 4 को वेरीफाई करने के लिए। सपोज करिए हमने यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट ली है, मान लीजिए डिटर्मिनेंट पुरानी ही ले लेते हैं, 2 - 3 5, 6 0 4 1 5 -7। तो हमने ये पुरानी वाली डिटर्मिनेंट यहाँ पे ले ली है और हमने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया एक्सपेंशन के थ्रू, और हमें इसका डिटर्मिनेंट कितना मिला, -28। अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, फॉर एग्जांपल मैं C3 में 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी ऑपरेशन दिया है C3 इज नाउ 4 टाइम्स ऑफ C3। तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगी हमारी, डिटर्मिनेंट बनेगी आके हमारी अब C3 में 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16 और -28। तो अब आपको दोबारा से इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे कि आपने C3 में किसका मल्टीप्लाई किया, 4 का, तो डिटर्मिनेंट के रिजल्ट में भी आप कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 4 का। तो ये कितना आ गया, -112, यानी डिटर्मिनेंट भी उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा जितना आपने किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई किया है। अब सपोज करिए आपने C2 में भी मल्टीप्लाई किया है, किससे, आप सपोज करिए आप C2 में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो डिटर्मिनेंट में एक बार किसका और मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये प्रॉपर्टी एक काम की और बन गई। इससे हम एक और प्रॉपर्टी, एक तरीके से सब प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। सब प्रॉपर्टी मतलब इसकी एक और प्रॉपर्टी निकल जाएगी, क्या, कि हम किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन पार्ट आ सकता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि कुछ कॉमन पार्ट, बात को ध्यान से समझिएगा। अब सपोज करिए आपके सामने एक डिटर्मिनेंट लिखी हुई है, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये इसकी प्रॉपर्टी निकल रही है, वो प्रॉपर्टी यहाँ लिख रहे हैं, और इस प्रॉपर्टी को इससे कैसे रिलेट करेंगे वो देखिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टी की सब प्रॉपर्टी इससे निकल रही है और उस सब प्रॉपर्टी को इसमें कैसे रिलेट करेंगे वो देखिएगा। मैंने एक डिटर्मिनेंट लिखी है यहाँ पे 2 1 4 3 5 7 6 3 12। अब मैं आपसे कह रहा हूँ बिना एक्सपेंशन किए
बिना एक्सपेंडिंग अलोंग R1 और एक्सपेंडिंग अलोंग R3, एक्सपेंडिंग अलोंग R2 और C1, C2, C3 किए बिना क्या आप इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर सकते हैं? तो देखिए अब ये कैसे रिलेट होगी प्रॉपर्टीज़ के साथ। मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि अगर मैं C3 में से 3 कॉमन ले लूँ, देखिए R3 से 3 कॉमन ले लूँ, R3 में 3 कॉमन है, 3 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, 3 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, 3 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यानी मैं एक ऑपरेशन लिख रहा हूँ R3 इज इक्वल टू 1/3 R3। एक ही चीज़ है, 3 आप बाहर निकाल लें या फिर आप 3 का 1/3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या आ गई आपकी 1/3। कॉमन लेना और 1/3 का मल्टीप्लाई करना एक ही चीज़ है। तो मैं किस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ R3 में, तो 2 1 4 3 5 7, और जब जैसे ही आपने यहाँ पे 1/3 का मल्टीप्लाई किया 2 1 4, और प्रॉपर्टी फिर से कौन सी रिफ्लेक्ट होने लगी है कि इफ एनी 2 रोज आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बिकम 0, हेंस द आंसर इज अगेन 0। तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी कि प्रॉपर्टी 4 से एक प्रॉपर्टी और निकल सकती है, और उस प्रॉपर्टी को हम कैसे प्रॉपर्टी 3 से रिलेट कर सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। तो 4 प्रॉपर्टीज़ ये हैं, अभी 3 प्रॉपर्टीज़ और बची हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी, अगली 3 प्रॉपर्टीज़। तो इन 4 प्रॉपर्टीज़ को समझिए। मैंने सारे एग्जांपल्स NCERT से ही लिए हैं, तो आपको ये एग्जांपल्स ईजिली अवेलेबल होंगे NCERT टेक्स्ट बुक में। आप और क्वेश्चंस देखिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ को और समझिए, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।